ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। लगातार जिस तरह से कोंकण का जो इलाका है, जो कि महाराष्ट्र में स्वर्ग माना जाता है, उस इलाके में लगातार एक के बाद एक जो दुर्घटनाएं हो रही है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब सुधरेगी रेल। क्योंकि जिस तरह से कोंकण का जो इलाका माना जाता है, वहां से जब भी ट्रेन गुजरती है, कई बार हादसों का शिकार उसे होना पड़ता है। लगातार यदि आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों के जरिए भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्रेन जो है वो दुर्घटना का शिकार हुए है। आखिर क्या वजह है कि लगातार बार बार ये दुर्घटना का शिकार जो है इसी इलाके में होना पड़ता है। रविवार को जिस तरह से रायगढ़ में जो हादसा हुआ, ट्रेन हादसा जिस तरह से हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर एक बार रेल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि आखिर क्या वजह है कि कोंकण का यही इलाका जो है वो हमेशा ही दुर्घटनाग्रस्त होता रहता है। क्योंकि यदि बात की जाए इस इलाके की तो यहाँ पर कई सारे मसले हैं और इसी वजह से दुर्घटनाओं का शिकार यहाँ पर ट्रेन को होना पड़ता है। आखिर क्या वजह है कि बार बार यहाँ पर जो है वो ये दुर्घटनाएं जो है वो होती रहती है। को बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में जिस तरह से जो हादसा हुआ, उसके बाद जिसमें 19 यात्रियों की मौत हो गई थी, उसके साथ साथ कई सवाल रेलवे प्रशासन पर भी खड़े किए जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो भीषण हादसा हुआ था, यदि उसके आंकड़ों की बात की जाए तो 22 जून 2003 में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कोंकण रेलखंड के वैभववाड़ी स्टेशन के निकट एक हादसा हुआ था, जहां पर ट्रेन हादसा हुआ था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हादसे में इसमें करवार मुंबई सेंट्रल हॉलिडे स्पेशल गाड़ी के 3 डिब्बे इंजन सहित पटरी से उतर गए थे। यहां भी इसी तरह का मामला था जिस तरह का मामला रविवार को देखने को मिला। वहीं यदि बात की जाए इस हादसे की तो इस हादसे में 3 बच्चों समेत 53 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही साथ यदि आगे बढ़े और बात करें दूसरे आंकड़े की तो 3 जून 2003 को एक और दर्दनाक हादसा हुआ था। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के एका एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतर गया था और यहां पर भी जो हादसा हुआ था, इस हादसे में आपको बता दें कि 18 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साथ ही साथ यदि आगे बढ़े 16 जून 2004 की यदि बात की जाए तो मुंबई जा रही जो ट्रेन थी वो भी कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही साथ यदि आगे बढ़े 20 जुलाई की बात की जाए तो 20 जुलाई में को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में विदर्भ एक्सप्रेस के साथ ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें 11 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी और साथ ही साथ इस हादसे में 14 लोग और घायल हुए थे। साथ ही साथ इस दुर्घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही यदि आगे बढ़े और साथ ही हादसों का जिस तरह से जो आंकड़ा सामने आता रहा, 15 नवंबर 2013 को नई दिल्ली से एर्नाकुलम जा रही ट्रेन में हादसा हुआ था। इस दुर्घटना में भी 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ लगातार इस तरह के हादसे जो है वो होते रहे हैं और साथ ही दुर्घटना में अक्सर एक बात खास रही है कि ट्रेनें जो है वो पटरी पर से ही उतर गई है। महाराष्ट्र के परली वैजनाथ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 32 डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए थे। यह मामला 24 अप्रैल 1998 का है। तो फिलहाल लगातार इस तरह के आंकड़े जो है वो आते रहे हैं और जिसकी वजह से आखिर क्या वजह है कि हमेशा ही ट्रेनें जो है वो पटरी पर से उतरती रही है, क्या कारण है, इन्हीं कारणों पर आज हम बात करने वाले हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक बलजीत परमार जी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी
संजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी भी हमारे साथ मौजूद है इसी चर्चा को जारी करने के लिए। सबसे पहले बलजीत जी आपके पास आऊंगा, जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह लग रही है कि हमेशा ही यहाँ पर जो दुर्घटना होती है, ट्रेन जो है वो जाती है और पटरी से उतर जाती है, आखिर क्या वजह हो सकती है? देखिए, हादसे और रेलवे ये बिल्कुल साथ साथ चलते हैं जी। और एक ज़माना था जब रेलगाड़ी का एक्सीडेंट होना एक बहुत बड़ी दुर्घटना माना जाता था। अटल बिहारी लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मिनिस्टर थे जी, उस टाइम पे जो रेल हादसा हुआ उन्होंने अपनी मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया था। जी, जगन्नाथ मिश्रा उनके बाद रेल मिनिस्टर बने। बंगाल में रेलवे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। मतलब रेल एक्सीडेंट को इतना सीरियस लिया जाता था। इवन महाराष्ट्र के मधु दंदवटे के टाइम पे एक बार हादसा हुआ तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया। जी, कहने का मतलब ये है कि रेल एक्सीडेंट को इतना सीरियसली लिया जाता था एक ज़माने में, जो आज नहीं लिया जाता है। इसके दो कारण भी हैं। उस ज़माने में रेलवे की सर्विसेज बहुत लिमिटेड हुआ करती थी जी। कोई 180 के करीब 1980 तक 180 के करीब डिफरेंट ट्रेन लॉन्ग रूट की ट्रेन चलती थी, जो आज बढ़ के 1800 के करीब हो गई हैं। फर्क देखिए कितना है। 180 के साथ एक जीरो लगी लेकिन 1800 का आंकड़ा बन गया। तो इतने बड़े नेटवर्क को मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस करनी, ट्रैक्स की, ये बहुत मुश्किल काम है रेलवे के लिए जी। जहाँ तक कोंकण रेलवे का ताल्लुक है, पूरी बेल्ट बॉम्बे से लेके वास्को तक, गोवा के शहर तक, ये बहुत ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है जिसको हम माउंटेन रेंज भी कहते हैं, जो पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है। उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं रेलवे लाइन को ले करने की, उसको बनाने की, वो बहुत बड़ी समस्या होती है। मुझे याद है जो कोंकण रेलवे का प्रोजेक्ट बना था तो सेंट्रल रेलवे में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एक्सपर्ट भी थे, रेलवे के बोर्ड के मेंबर्स भी थे और सिटीजन भी जो जान पहचान जो इसके बारे में जानकारी रखते वो भी थे। वहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया गया था कि इस पहाड़ी रास्ते में अब ब्रॉड गेज ट्रेन चलानी जो है वो खतरनाक हो सकती है। ब्रॉड गेज होती है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, रेलवे लाइन की चौड़ाई जो 1.25 मीटर के करीब होती है जी। उन्होंने सजेस्ट किया था जैसे रेगिस्तान में, राजस्थान में और बाकी पहाड़ी इलाकों में नैरो गेज रेलवे लाइन होती है जिसकी जो चौड़ाई है वो कोई 3 फुट के करीब होती है, कम होती है, छोटी पटड़ी होती है, वो छोटे साइज के डब्बे चलते हैं, छोटे इंजन होते हैं। तो इसका उन्होंने ये तर्क दिया कि इससे रिस्क कम होगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ते में जब टर्निंग लेते हो, बड़ी गाड़ी, बड़े इंजन स्पीड से टर्निंग पे रेलवे का पटड़ी से उतरना ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि नैरो गेज में ट्रेन स्लो चलती है और उस पर स्पीड पे कंट्रोल रहता है और ज़मीन के ऊपर, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर उसका वजन कम पड़ता है। दूसरी कारण जो वहाँ पे डिस्कस हुआ था कि जो कोंकण की जो मिट्टी है, जो सॉइल है जिसके ऊपर हम ट्रैक बना रहे हैं, वो काफ़ी स्लिपरी ज़मीन है, लाल रंग की मिट्टी, और उसमें पत्थर कम है। तो जितने पत्थर कम होंगे उतनी जो सॉइल की सॉलिडिटी है वो कम हो जाती है। तो ट्रैक के नीचे बरसात की वजह से या सेम की वजह से जो ज़मीन खिसकती रहती है नीचे, उससे ट्रैक हिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक बड़ा कारण माना जा सकता है इस रूट पे एक्सीडेंट्स का जी। लेकिन इसके अलावा यदि बात की जाए रेल प्रशासन की, संजय जी, रेल प्रशासन की यदि बात करें तो रेल प्रशासन जब भी कोई ट्रैक कहीं बिछाता है या फिर इस तरह की कोई तैयारी होती है तो पूरी तरह से जो है मुआयना किया जाता है, काफ़ी महीनों तक इसका सर्वे चलता है और उसके बाद कहीं जाने के बाद, एग्जामिन होने के बाद ये फैसला लिया जाता है कि इस रूट से ही ट्रेन की आवाजाही वो शुरू करनी होगी। लेकिन क्या कोंकण में ये सारी चीजें नहीं हुई थी जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है? क्योंकि जिस तरह से बलजीत जी ने कहा कि यहाँ की सॉइल जो है, जो मिट्टी है, लाल कलर की जो मिट्टी है वो स्लिपरी होती है, जिसकी वजह से उनको जो है वो एक स्टैंड नहीं मिल पाता है और इस तरह के हादसे जो है वो होते रहते हैं। देखिए सलामत, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस दौरान यह रेल हादसा हुआ, ये तमाम चीज़ें मुंबई के थाने के रोहा से निकलकर सावंतवाड़ी जाने वाली वह पैसेंजर जब नागो थाने पहुंची तो उस दरमियान उससे
ठीक 15 मिनट पहले निजामुद्दीन एक्सप्रेस वहां से गुजरी थी जी। और यदि उस दौरान यह हादसा हुआ होता तो इससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ होता। जी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस दौरान यह हादसा हुआ, यह रेल दुर्घटना हुई, उस दौरान उस ट्रेन की गति क्या थी, उसकी जो स्पीड थी वह कितनी थी। चूंकि कयास यह लगाया जा रहा है जिस दौरान उस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के उस डीरेल इंजन को देखा जाने के बाद यह साफ होता नजर आ रहा है कि जो स्पीड है वह ओवर थी। ज्यादा हाई स्पीड होने के कारण अपनी जो मर्यादा, जो गति है, जिस जगह पर यह दुर्घटना घटी है वहां की जो वेग मर्यादा है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रूप में वहां पर मुकर्रर किया गया है, तय किया गया है। लेकिन बावजूद इसके दूसरी तरफ यह भी बातें सामने आ रही है कि जो रेलवे ट्रैक था वह 2 खंडों में विभाजित हो गया था। चूंकि जो वेल्डिंग, मतलब वेल्ड फेल्योर की भी एक बात की सामने आ रही है कि जो वेल्डिंग वहां की गई थी उसमें वो वेल्डिंग छोड़ चुका था और ट्रेन जब वहां से गुजरी, पटरी जो था, ट्रैक जो था, वह 2 टुकड़ों में परिवर्तित हो गया। लिहाजा ये कितनी बड़ी भीषण रेल दुर्घटना हुई जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जानमाल का नुकसान हुआ। और ज्यादातर इस जो कोंकण है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोंकण जो है वह महाराष्ट्र का गौरव कहा जाता है, स्वर्ग की उपमा दी गई है। एक प्रकार से वह महाराष्ट्र का इंद्रप्रस्थ हम उसे कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन पहाड़ियों से, दुर्गम पहाड़ियों से निकलकर बनाई गई वह रेलवे ट्रैक, तो स्थिति उसकी उसके ऊपर जो उसकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से 4 गुना यदि अधिभार उसके ऊपर आप डालोगे तो परिणाम तो जायज है, जाहिर है कि वहां पर दुर्घटना होगी, लोगों की जानमाल का नुकसान होगा। और जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ संपादक बलजीत परमार साहब ने बताया कि जब भारत के जो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उस दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको देखने की बात की जाए और उस समय जो रेल में जो पैमाना था रेलवे का काफी कम था। और आज वर्तमान में आधुनिक युग में एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारतीय रेल का है और अपने आप में एक मिसाल माना जाता है भारतीय रेल। तो ऐसे में मैन पावर की कमी, नेग्लिजेंसी, तमाम वह चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। आखिर रेल प्रशासन जो है वह कब इन तमाम चीजों से निकलकर बाहर आएगा, ये देखने वाली बात जी। तो कहीं ना कहीं जब बात आती है तो मैन पावर की बात आ जाती है और साथ ही साथ तकनीकों की बात आ जाती है, फैसिलिटीज की बात आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेने की बात कोई नहीं करता है। आशुतोष जी, जिस तरह से ये दुर्घटना लगातार, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार रेलवे के साथ होती रही है, कोई ट्रेन के साथ में, चाहे लोकल ट्रेन हो या फिर इस तरह की दुर्घटनाएं जो है वो अक्सर यहाँ पर इस इलाके में जो है वो मापी जाती है। लगातार दुर्घटना पे दुर्घटना होने के बावजूद भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? देखिए सलामत, मुझे लगता है कि संवेदनाएं जो होती हैं सरकार की, या फिर जो हम तंत्र की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो उसकी संवेदनाएं मरी हुई यहाँ पर साबित होती है। क्योंकि जब भी इस तरह की चर्चा होती है तो उसके पहले हादसा होता है। हादसा से पहले जो तैयारी होनी चाहिए, जो दावा किया जाता है सरकार की तरफ से, एक तरफ तो हम समंदर में पुल बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं से तकनीकी खामियों की वजह से हमें जान जोखिम में डालकर लोगों को यात्रा पर भेजनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि राम भरोसे हिंदू होटल की जो कहावत है वो चरितार्थ होती नजर आ रही है। इसलिए लगातार दुर्घटनाओं के पीछे का जो कारण है उसके प्रति सरकार को बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आम आदमी को भरोसा दिलाना होगा कि अगर आप रेल में सफ़र कर रहे हैं तो आपकी जो सुरक्षा है वो बिल्कुल सही सलामत है। तो निश्चित रूप से आम आदमी के मन में जो एक डर बैठ गया है कि अगर हम ट्रेन पर बैठे हैं, अगर हम मुंबई की लोकल की बात करें तो लोकल में भी रोज़ हादसे होते रहते हैं, लेकिन उसको एक आम घटना मान लिया जाता है। और जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं तो बहसबाजी ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मुआवजा देने की बात की जाती है और धीरे धीरे सब कुछ भूल जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं से सरकार को गंभीर होना पड़ेगा ताकि भारतवर्ष में आम आदमी महसूस कर सके कि रेलवे उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। लेकिन मैं सहमत हूं बलजीत सर से कि उन्होंने साफ कहा कि रेलवे और हादसों का जो सफ़र है वो साथ साथ है। तो निश्चित रूप से इस मानसिकता को बदलने के लिए सरकार को कदम कड़े उठाने पड़ेंगे सलाम जी। लेकिन किस तरह से बदला जाए, क्योंकि हादसे जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी नया हुआ है, हादसे लगातार होते रहे हैं। आखिर कदम उठाना होता तो उस वक्त भी उठाया जा सकता था और साथ ही साथ कदम उठाने की आवश्यकता ही
ही क्यों पड़े। जब कोई ट्रैक कहीं पर बिछाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसका सर्वे होता है, प्रशिक्षण होता है कि क्या यहाँ से इतने लोड, इतने मात्रा में जो लोड यहाँ से गुजरेगा, क्या वो ट्रैक, क्या वो जमीन इस लोड को जो है वो सहन कर सकती है। इन सभी बातों को निरीक्षण करने के बाद ही कहीं जाकर ट्रैक जो है वो बिछाया जाता है। क्या जरूरत थी कि अगर यहां पर इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, यदि जब इसे बनाया जा रहा था, जब सर्वे किया गया होगा, तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई होगी कि यहाँ की जमीन जो है वो काफी स्लिपरी है, काफी नाजुक है, कहीं और भी बनाया जा सकता था या फिर रूट को कहीं और से भी डाइवर्ट किया जा सकता था। इन सब बातों की वजह से कहीं ना कहीं भुगतान जो है फिलहाल आज की जनता को करना पड़ रहा है। सलामत, सबसे अहम बात यह है कि जो पेपर वर्क होता है वो पेपर पे ही होता है, और हादसे होने के बाद इस तरह की बातें आती है सामने। लेकिन जो सबसे अहम है कि तकनीकी रूप से हम कितने सक्षम हैं, या फिर हम भ्रष्टाचार में कहाँ तक लिप्त हैं, और हमारी जो लापरवाही है वो किस कदर लचर है। तो निश्चित रूप से जब तक लापरवाही हो, भ्रष्टाचार हो, या फिर हमारी जो सोच है उसमें हम जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे और रोने गाने का काम होता रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से इसकी जो असली जिम्मेदारी है वो रेल मंत्रालय की है, और रेल मंत्रालय इतना सक्षम है कि आज की तारीख में हर कसौटी पर खरा उतर सकता है। लेकिन जो भी रेल मंत्री आज की तारीख में हैं, पिछले दिनों हमने सुना है कि जो भी रेल मंत्री होते थे वो अपनी जिम्मेदारी समझ लेते थे और कुर्सी छोड़ देते थे। लेकिन आज कुर्सी से चिपकने का जो फैशन है वो आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब तक हमारी भावनाओं का जो रंग है वो नहीं बदलेगा तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। हालांकि तकनीकी रूप से आज हम बहुत विकसित हो गए हैं, हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारा जो एक साइड इफेक्ट है उसको लेकर आज जो जागरूकता होनी चाहिए उसमें लगातार कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं से इसके पीछे लापरवाही और भ्रष्टाचार भी जिम्मेदारी है। जी बलजीत जी, जिस तरह से आपने कहा कि ज़मीन क्योंकि स्लिपरी होती है इन इलाकों की, और इस वजह से ये जो है दुर्घटनाएं होती रहती है, वही सवाल आपसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि सर्वे के दौरान या सर्वे के वक्त या फिर जब यहाँ पर ट्रैक बिछाया जा रहा था उस वक्त इन सभी बातों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल कंपल्शन बहुत होती हैं मिनिस्ट्री के डिसीजन लेने में। जब ये रेल की बात हुई थी तो महाराष्ट्र और गोवा को जोड़ने के लिए हुई थी, और बॉम्बे में जितने बाहर से जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के 2 जोन से बहुत ज़्यादा हैं मुंबई के अंदर। एक वेस्टर्न महाराष्ट्र का कोल्हापुर, सतारा, सोलापुर बेल्ट, वहाँ के लोग मुंबई में ज़्यादा काम करते हैं, और दूसरा कोंकण बेल्ट। तो पॉलिटिकल कंसलेशन ये थी कि कोंकण में अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए वहाँ से एक ट्रेन निकाली जाए। तो ये पूरे हिंदुस्तान में यही होता है कि अगर बिहार का कोई आदमी रेल मिनिस्टर बन गया तो 70% नई रेल लाइन है वो बिहार और को जाने के रास्ते से बीच में यूपी आएगा तो वहाँ चलेंगी। बंगाल की ममता रेल मंत्री बनी तो मैक्सिमम ट्रेन जो बंगाल को चालू कर दी गई। कोई मद्रास के, तमिलनाडु के रेलवे मंत्री बने तो उस एरिया में ज़्यादा रेलवे लाइन बनी। तो ये मधु दंडवते जी थे तभी रेल मिनिस्टर, उन्होंने रत्नागिरी गोवा को जोड़ना शुरू कर दिया। तो ये पॉलिटिकल कंसल्टेशन ज़्यादा होती है। टेक्निकल जो सर्वेज होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, कई बार पॉलिटिकल विल को सामने रखते हुए, पॉलिटिकल गेन्स को देखते हुए वो टेक्निकल जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको दरकिरार कर दिया जाता है। यही इंडियन रेलवे इसी कोंकण रेलवे में जो एक 1.25 मील की वायाडक्ट है जो 2 पहाड़ों को जोड़ती है, वो अपने आप में दुनिया में उसको एग्जाम्पल दिया जाता है कि इंडियन रेलवे ने इतना बड़ा बढ़िया वायाडक्ट बनाया है जो विकसित देश में नहीं बना सकते। और वही इंडियन रेलवे जो है, जो अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में, अफगानिस्तान में जो रेलवे लाइन बनाती है वहाँ दूसरे कंट्री में जाके उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास रहती है। और जब जहाँ वही काम करते हैं अपने देश में, उसमें कमियाँ रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं करप्शन एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने रिसेंटली देखा हमने पवन बंसल के एग्जाम्पल में उनके एक रिश्तेदार ने उनके नाम लेके एक आदमी को मुंबई के रेलवे का सबसे बड़ा अफसर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की मांग की जी। तो जब अफसर करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं एक पोस्टिंग लेने के लिए, आप अंदाजा लगा सकते हो वो कितने करोड़ कमाता होगा इतनी रिश्वत देने के बाद जी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती। रेलवे इंक्वायरीज एक दिखावा बन के रह जाती हैं, एक्सीडेंट की इंक्वायरीज। तो आगे भला कहा, जब यूरोप अपना चैनल बनी थी सबसे पहले लंदन और फ्रांस के बीच,
जो समुद्र के नीचे से रेल लाइन बनी थी जी। अंडर सी, जी। उसमें एक छोटा सा हादसा हुआ था। उनका जो सबसे बड़ा जो सीईओ था उसको सैक कर दिया गया था इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर अंदर। जी। अगर इस किस्म का कोई सिस्टम हमारे देश में बने तो शायद एक्सीडेंट जो कम हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले का दौर जो आप बता रहे हैं कि तुरंत एक्शन लिया जाता था, आखिर क्या वजह है कि अब वो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? अब जब भी कोई दुर्घटना होती है उस पर जो है वो विचार विमर्श करने की बात की जाती है, साथ ही साथ जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक राशि जो है वो दे दी जाती है, ताकि कहीं ना कहीं ये बता दिया जाता है कि हमने इस पूरे जो हादसा हुआ था उस पर हम भी कहीं ना कहीं सतर्क थे और साथ ही साथ हमने भी कदम उठाए। लेकिन जिनकी गलती होती है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अब बलजीत जी। देखिए, ये एक हमारा जो रेलवे बोर्ड का जो एक इंक्वायरी जो कमीशन है उनका जी। उसका जो सेटअप है बहुत आउटडेटेड है। वो 1864 पता नहीं 65 का बना हुआ, आप अंदाजा लगा लिए। 19वीं सदी गई, 20वीं सदी आ गई और इंक्वायरी उसी रेलवे एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट के नीचे होती है। जो अंग्रेज जो पहली जो थाना रेल बनी वो उसका जो पैटर्न था पूरा ब्रिटिश रेल का था। तो वही एक्ट हमने जो ब्रिटिश एक्ट था उसको एज इट उठा के हमने इनकॉर्पोरेट किया और उसके नीचे इंक्वायरी होती है। अभी इसमें भी देखना कल परसों अखबारों में ऐड आएगी कि ये कोंकण में इस हादसे के लिए इंक्वायरी ट्रिब्यूनल फलां जगह पे सेटिंग रखेगा और 3 दिन वो कमीशन के मेंबर वहाँ बैठेंगे। जिन लोगों को अपना कोई इतराज़ है वहाँ पे आइए बताइए। अब जिन लोगों ने तो ऐड पढ़ ली वो यहाँ से अगर 300-400 किलोमीटर दूर कहीं रहते हैं वो सोचेगा मैं क्यों यहाँ से पैसा लेके वहाँ पे जाऊँ और इंक्वायरी के बाद होना तो कुछ नहीं है। तो जो पब्लिक का इनडिफरेंस है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनता है कि हम ऐसी इंक्वायरीज में रेलवे को चाहिए वो अपने खर्चे पे जो लोग जाना चाहते हैं वो आए, उनको घर से लाने का बंदोबस्त हो, उनकी गवाही के बाद उनको वापस छोड़ने का बंदोबस्त हो, तो कहीं जाके ये इंक्वायरी रिपोर्ट कारगर हो सकती हैं। अब तो ये महज फॉर्मेलिटी बनी हुई है और फॉर्मेलिटी से कभी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता जी, महज फॉर्मेलिटी जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा संजय जी, जिस तरह से हमने मिट्टी की बात की कि यहाँ की मिट्टी स्लिपरी है, उतनी मजबूती नहीं है, तो ऐसे में क्योंकि अभी जो ट्रेनें शुरू की गई है वो लगातार इसी ट्रैक पर कई सारी ट्रेनें जो है उसे शुरू कर दी गई है, इसी ट्रैक से गुजरना होता है। आखिर उनका जो रेशियो है वो कम भी तो किया जा सकता था, लेकिन एक के पीछे एक ट्रेन पर जो है पटरी पर जो है वो लोड बढ़ा दिया गया है। क्या ये भी एक कारण माना जा सकता है? देखिए सलामत, कहा जाता है कि भारतीय रेल आपकी सेवा में तत्पर जी, लेकिन यह जो स्लोगन है, जो तत्परता दिखाई दी जानी चाहिए, खास करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से, एहतियात के दृष्टिकोण से, तमाम वह चीजें समय समय पर रेल जो बहुत बड़ा एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दायरा है भारतीय रेल का वह बहुत बड़ा है। अपने आप में एक मिसाल दी जाती है भारतीय रेल की। और खास करके हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो कोंकण रेल से जोड़ने की बात कर रहे हैं इस रेल दुर्घटना को, तो सेंट्रल रेलवे की हद में आता है वह इलाका जहां पर यह दुर्घटना घटी थी और इसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। लेकिन खास करके जो तकनीकी चीजें जो इसके अंदर अभी है वह जांच का विषय है। हालांकि इसमें रेल मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं, मल्लिकार्जुन साहब ने भी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जांच में क्या कुछ निकल कर आता है? हर बार रेल दुर्घटनाएं होती हैं, हर बार बड़े पैमाने पर जान माल का लोगों के नुकसान होता है, लेकिन नतीजा निकलता है सिर्फ ढाक के 3 पात। जब बात आती है कमेटी गठित करने की, उसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, तो ज्यादा कुछ निकल कर सामने नहीं आता। एक मामला उभरता है, फिर उसके बाद उसे दबा दिया जाता है, दूसरा मामला खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या भारतीय रेलवे ने इस तरह की घटनाओं से सबक अब तक ली है? और खास करके वह तथाकथित नेता जो रेल मंत्री से जो नवाजे जाते हैं, जिनकी ताजपोशी होती है, मंत्री पद हासिल करते ही अपने अपने कुनबे के, अपने अपने क्षेत्र के, जहां से वह उनका चुनाव क्षेत्र है, वहां उनकी वोट बैंक है, एक प्रकार से वोट बैंक भी अपने आप में बरकरार रहे उसको वह भूलते नहीं है और उस जगहों पर, उन इलाकों पर इसकी जो सुविधा है, सेवा है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा ना करते हुए यदि पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए हितों को देखते हुए यदि वह काम करें तो शायद जो दुर्घटना है वो कहीं ना कहीं बदल सकता है। जी, इसके अलावा आशुतोष जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, समय की कमी है हमारे पास, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि ऐसी क्या कोई कदम उठाया जा सकता है जिसकी वजह से ये हादसों पर जो है वो रोक लगाई जा सके?
बिल्कुल साफ है सलामत, क्योंकि जिस तरह से हादसे होते हैं उसके बावजूद राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं से जो हमारी जो इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसको नियंत्रण में लाना होगा। और जो राजनीति हम करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो स्पीड ब्रेकर का काम करती है। जिस तरह से गाड़ी सरपट भागती है मंजिल की तरफ, तो उसमें हादसा इसलिए भी होता है कि कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार है, लापरवाही है, और हमारी सोच में जो सबसे बड़ी कमी है कि हम ही सबसे मजबूत है, सक्षम है। उस भावना को बदलने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं भावना को बदलने की जो है वो जरूरत है जी। इसके अलावा बलजीत जी क्या कहेंगे कि क्या कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिससे ये हादसों पर रोक लगाई जा सके? नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी आपको। चाइना जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे का जी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी चाइना में होते हैं जी, लेकिन वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है जी। अभी 3 महीने पहले जब एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तो कोई 180 के करीब लोग मरे, वो उन्होंने इमीडिएटली वो पूरी लाइन को बंद करके उसको नए सिरे से बनाने का फैसला लिया, और जो लोग पुरानी लाइन बनाने के जिम्मेदार थे सबको निकाल दिया काम जी। से। तो कहीं ना कहीं तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। फिक्स यदि करनी तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और साथ ही साथ जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ तुरंत यदि एक्शन लिया जाए, तो कहीं ना कहीं बाकी जो कर्मचारी है, बाकी जो अधिकारी है, उनके अंदर भी एक खौफ पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगाई जा सकती है। और साथ ही साथ जिस तरह से आशुतोष जी ने बताया कि भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण भी हो सकता है, यदि इन तमाम चीजों पर रोक लगाई जाए तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो रुक सकती है। फिलहाल हमारे साथ हमारे जो मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जिस तरह से ये रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ अब कहीं ना कहीं हादसा रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।